Good morning students, welcome back again in the online classes of English literature. लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे आपके सिलेबस की नेक्स्ट पोएम जो थी द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। पोएम में हमने देख लिया था एक तो पोइट के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जिनके द्वारा कविता को लिखा गया है, उनको हम पढ़ चुके थे, उनको देख चुके थे, उनके बारे में जो नॉलेज थी वो मैं आपको दे चुका था। इसके बाद पोएम का जो कंसेप्ट है, पोएम के अंदर दिए हुए जो थॉट हैं वो भी हमने ले लिए थे। इसके बाद हमने देखा था फर्स्ट स्टेंजा पोएम का सनेट है। सनेट की शुरुआत की 4 लाइन यानी पहला क्वार्टरन जो था वो हमने कल देख लिया था, डिस्कस कर लिया था। और पहला जो क्वार्टरन था आपका, उसमें हमने देखा था कि सनेट की जो पहली लाइन है वही आपका शीर्षक है, वही आपका टाइटल है इस सनेट का। कल हमने देखा था द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून। हम सांसारिकता से घिरे हुए हैं, हर समय हम सांसारिकता से घिरे हुए रहते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, हम जनरली चीज़ों को प्राप्त करते रहते हैं, चीज़ों को यूज़ में लेते रहते हैं और अपना सारा समय जो है इन्हीं चीज़ों में हम निकाल देते हैं, इसी काम में निकाल देते हैं। वी ले वेस्ट आवर पावर्स। और हम क्या करते हैं इस तरह से, हमारी जो पावर्स हैं, मेंटल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, इन सारी पावर्स को हम क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। वो प्रकृति, वो नेचर जिसने हमको बहुत कुछ दिया है, वो प्रकृति जो कि हमारी है, उस प्रकृति की ओर देखने के लिए हमारे पास क्या नहीं होता, जरा भी समय नहीं होता है। वी हैव गिवन अवर हार्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। हमने अपने हृदय का परित्याग कर दिया है, हमने अपने हृदय के जो मूल्यवान विचार थे, जो एथिक्स थे, उन सबको हमने त्याग दिया है। अ सॉर्डेड बून, वो भी एक ऐसे लाभ के लिए जो कि विनाशकारी है। सॉर्डेड जो कि मलिन है, सॉर्डेड जो कि तुच्छ है, सॉर्डेड जो कि निम्न है। तो एक ऐसे लाभ के लिए हमने अपना हृदय और हृदय के अंदर के जो विचार थे, जो नीतिगत विचार थे, जो मूल्यवान विचार थे, उन सारे विचारों का हमने परित्याग कर दिया है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा था जो मैंने फिर से रिपीट कर दिया आपके लिए जल्दी से। अब हम लेंगे आज सेकंड स्टेंजा। और सेकंड स्टेंजा जो था वो कल आपको मैंने बोर्ड पर लिख दिया था। आई होप दैट यू हैव जस्ट रिटन इट डाउन इन योर नोटबुक। मैं फिर भी जो नहीं लिख पाए थे मैं उनके लिए लिखे दे रहा हूँ। फर्स्ट लाइन है नेक्स्ट स्टेंजा की सेकंड क्वार्टर की, द सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून। द सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून। यहाँ मैंने सेमीकोलन साइन लगाया था। द सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून। नेक्स्ट है द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। कॉमा था, ठीक है। मैं आपको यहाँ फिगर ऑफ स्पीच भी बताऊँगा जो आपकी यूज़ यहाँ इन 2 लाइनों में हुई हैं। उसके बाद है एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, कॉमा। नेक्स्ट क्वार्टर में आपको 4 लाइनें होती हैं, तो ये तो हमने ले ली। अब नेक्स्ट लाइन जो है वो है फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, ठीक है। तो फोर्थ आपकी हुई है फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। यहाँ पहली लाइन में सेमीकोलन है तो लास्ट लाइन में भी आपका क्या आएगा, यहाँ सेमीकोलन, थॉट को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये आपका नेक्स्ट क्वार्टर था।
तो डिस्कस करते हैं अब इस क्वाड्रेंट को लेकर के। देखिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ आपका देखिए पहली लाइन है द सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून। सबसे पहले देखिए सी कैपिटल है एस और विंड्स का डब्ल्यू जो है वो भी आपका क्या है कैपिटल है। तो सी का एस कैपिटल है, ये कैपिटल है। इट मीन्स ये दो नाउन जो हैं आपके ये यहाँ पर्सोनिफाइड किए गए हैं। ये जो दो नाउन हैं इनका यहाँ मानवीयकरण किया गया है। ठीक है, कैसे? देखिए मानवीयकरण में क्या होता है, किसी एक निर्जीव संज्ञा को हम क्या बना देते हैं, सजीव बना देते हैं, या तो आने वाले उसके प्रोनाउन को लेकर के या फिर उसके एक्शन वर्ब को लेकर के। यहाँ देखिए दोनों ही चीज़ है। यहाँ सी के लिए क्या आ रहा है, हर। सी के लिए क्या आया, हर। जबकि हर किसके लिए आता है, हर आता है आपका फीमेल के लिए। तो यहाँ जो हर है वो किसके लिए आ रहा है, शी के लिए। शी को कैसे बता दिया है, सी को बता दिया एज अ फीमेल फॉर्म, एक फीमेल फॉर्म में बता दिया है। और यहाँ दे रखा है बूजम। बूजम यानी होता है सीना, ठीक है, हृदय। तो वो किसका होगा, मेल का होगा या फीमेल का होगा, यानी कि सजीव संज्ञाओं का हृदय होता है। यहाँ हर आ रहा है तो यहाँ ये फीमेल हो गया और सी आपकी किसकी फॉर्म में होगी, फिर फीमेल की फॉर्म में। तो इस कारण से सी आपका क्या हो गया, दैट इज पर्सोनिफाइड। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो में। यहाँ है द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। हाउल HOWL, हाउल। हाउल का मतलब होता है क्राई, चिल्लाना। ठीक है, अब ये चिल्लाने का काम भी किसका होता है, जनरली पर्सन्स का होता है। तो यहाँ विंड को भी किसकी फॉर्म में दे दिया है, एक एक्शन वर्ब है, ये एक्शन है, एक्शन वर्ब है, यानी चिल्लाने, यानी काम हो रहा है कोई। ठीक है, काम कौन सा हो रहा है, क्राई करने का हो रहा है। अब क्राई कौन कर रहा है, विंड्स कर रही हैं। तो विंड्स भी आपकी क्या हो गई हैं, यहाँ पर्सोनिफाइड हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ आपकी जो फिगर ऑफ स्पीच थी वो पर्सोनिफिकेशन थी, जो कि इन दो नाउन को किया गया है। आगे हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं दासी। दासी दैट वेयर्स हर बूजम टू द मून। तो यहाँ बेयर्स है, बेयर का मतलब होता है, देखिए समुद्र की जो ऊपरी सतह होती है दैट इज फॉर बूजम। ठीक है, समुद्र की जो सतह होती है वो क्या है, बूजम। बेयर्स, बेयर्स का मतलब है यहाँ हो जाएगा आपका एक्सपोजेस या फिर ओपन्स। एक्सपोजेस या ओपन्स यानी कि एक्सपोज करना, प्रकट करना, खोल कर रखना। ठीक है, तो जो समुद्र है दैट बेयर्स अ बूजम टू द मून। यहाँ बात जो है पिछले स्टेंजा में कहा था कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम उस नेचुरल ब्यूटी को देखें, हम उस नेचुरल ब्यूटी को एडमायर करें, हम उस नेचुरल ब्यूटी को प्रेज करें। उसमें दिया गया था कि हमारे पास वी हैव नो टाइम, हमारे पास कोई समय नहीं है। अब नेचुरल ब्यूटी कैसी, तो यहाँ इस स्टेंजा में उस नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पहले दिया है द सी को लेकर, द सी दैट बेयर्स अ बूजम टू द मून, यानी कि द सी दैट बेयर जो कि एक्सपोज कर देता है, जो कि ओपन्स कर देता है हर बूजम, अपने बूजम को, यानी कि अपने उस सरफेस को वो ओपन कर देता है किसके लिए, टू द मून। मून के लिए कैसे, अब देखिए जैसे कि मैं आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट डायग्राम। ये जैसे कि सपोज दैट इज द सरफेस ऑफ सी, ओके, एंड दैट इज द मून, दैट इज द मून। अब ये मून के लिए ओपन कैसे कर रहा है, फॉर व्हाट, फॉर मून लाइट, फॉर मून लाइट। अब यानी कि सागर जो है, सी जो है, उसने अपने इस सरफेस को ओपन किया हुआ है, एक्सपोज किया हुआ है, किसके लिए किया हुआ है, इस मून के लिए किया हुआ है। अब मून के लिए एक्सपोज क्यों किया हुआ है, जिससे कि मून लाइट जो है वो इस सतह पर पड़े। ठीक है, तो अब यहाँ नेचुरल ब्यूटी दी है। अब आप पानी की सतह देखिए, उस पर पड़ती हुई चंद्रमा की जो चांदनी होती है, जो रोशनी होती है, उसे आप पड़ते हुए देखिए तो वो सिल्वर कलर जो निकल के आता है लहराता हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल शो होता है। तो पहली लाइन में उस नेचुरल ब्यूटी की बात की है सी और मून को लेकर के, कि सी जो है वो एक्सपोज करता है अपने उस लेयर को, अपने उस सरफेस को एक्सपोज करता है टू द मून। मून से मतलब हम यहाँ ले लेंगे क्या, मून की क्या, मून की मून लाइट।
ठीक है, टू द मून, मून की मूनलाइट से लिंक है। तो उस मूनलाइट के लिए जो सी है वो अपने बूजम को, अपने सरफेस को, अपनी लेयर को ओपन कर देता है। तो यहाँ जो बात की गई थी वो की गई है की नेचुरल ब्यूटी की बात की गई है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइन आती है द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स। द विंड्स, विंड्स देखिए विंड में क्या लग रहा है एस, तो यहाँ बात होगी कई की उस एटमॉस्फेयर की या उस क्लाइमेट की। ठीक है, तो विंड में एस जो आ रहा है वो आ रहा है फॉर ब्रीज, और ब्रीज पे टर्न हो जाती है, काय में हो जाती है इन स्टॉर्मी विंड में। स्टॉर्मी विंड देखिए ब्रीज, ब्रीज का मतलब क्या होता है अ फ्लो ऑफ विंड इन अ स्मूथ वे। ब्रीज का मतलब होता है आ फ्लो ऑफ विंड इन अ स्मूथ वे। ब्रीज जो कि सुबह के समय हल्की सी हवा चलती है उसे बोलते हैं। तो शुरुआत जो होती है हवा की, जो विंड है उसकी कैसी होती है इस तरह से, यानी हल्की सी, धीरे धीरे वो यहाँ दे रखा है फिर विल बी हाउलिंग, यानी कि शीघ्र ही वो हाउलिंग विल दे रखा है यानी कि इन फ्यूचर। ठीक है, वो क्या करेगी शीघ्र ही वो टर्न हो जाएगी, विल बी यानी वो शीघ्र टर्न, जो स्लो जो ब्रीज है वो शीघ्र टर्न हो जाएगी, काय में टर्न होगी इनटू हाउलिंग, वो टर्न होगी हाउलिंग। हाउलिंग का मतलब होता है इन अ लाउड वॉइस। अब लाउड वॉइस हवा की कब होती है जब किसी प्रकार से कोई आंधी या तूफान होता है। ठीक है, तो विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, वो हवा जो कि धीरे मंद गति से बहती हुई है वो शीघ्र एक गति को पकड़ लेगी एट ऑल आवर्स, और इसी तरह से वो हवा जो है वो प्रवाहित होती रहेगी। तो यहाँ भी अब किसकी बात की गई है, यहाँ फिर से एक नेचुरल ब्यूटी की बात की गई है। यहाँ फिर से नेचुरल ब्यूटी क्या दी है कि द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, वो हवा जो कि चिल्ला रही होगी, अभी जो मंद गति से बहती हुई हवा है जो कि धीरे धीरे स्टॉर्मी विंड में जो चेंज हो जाएगी। अब स्टॉर्मी विंड अब हमेशा से तो चलता ही नहीं रहेंगे तूफान। ठीक है, आंधी तूफान हमेशा तो ये थोड़ी है कि लगातार कंटिन्यू चलते ही रहें और कभी समाप्त ना हो। तो उसको समाप्त करने के लिए नीचे फिर से नेचुरल ब्यूटी का एक डिस्क्रिप्शन दे दिया है आप लोगों के लिए, पोइम में बड़े सुंदर तरीके से लिखा है यहाँ कवि ने कि एंड आर अप गैदर नाउ। एक और फिगर ऑफ स्पीच है ये, एंड आर अप गैदर नाउ, और फिगर ऑफ स्पीच आपकी कहाँ है लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। एक क्वार्टरेन, फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज हियर personified, second one is here also personified, third one is here like sleeping flower, like और as किस में आते हैं that is simile, SIMILE simile। तो जिसे आप लोग सिमली बोलते हैं वो राइट प्रोनाउंसिएशन सिमला, तो वो जो सिमला है वो आपका ये रहा लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। ठीक है, दैट इज नॉट फ्लावर्स, दैट इज फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स। तो लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, वो विंड जो कि हाउल करेगी, वो विंड जो कि स्पीड में फ्लो करेगी, वो विंड जो कि काफ़ी लंबे समय तक एक टाइम पीरियड के लिए जो कि अपना एक बहाव में होगी, फ्लो में होगी, वो विंड अप गैदर्ड नाउ, अप गैदर्ड नाउ बिखरी हुई है, गैदर्ड अप, गैदर्ड अप, गैदर्ड अप, यानी कि अब वो क्या हो जाएगी शांत हो जाएगी। वो गैदर्ड अप अपने आप को रिकलेक्ट कर लेगी, अपने आप को कलेक्ट कर लेगी, यानी कि वो विंड क्या हो जाएगी फिर शांत हो जाएगी, फिर वो फिर से काय में टर्न हो जाएगी इनटू ब्रीज, इनटू ब्रीज एंड आर अप गैदर्ड नाउ। अब वो हवा जो कि इतने प्रवाह से बहती हुई थी वो अप गैदर्ड नाउ, अब अपने आप को समेटते हुए है, अब अपने आप को कलेक्ट करते हुए है। वो हवा जो कि काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग वे में जो कि फ्लो हो रही थी वो अब अपने आप को कलेक्ट करते हुए है, अर्थात वह अब शांत होते हुए है। अब शांत कैसे हो रही है देखिए, फिर से नेचुरल ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन कितने सुंदर तरीके से कहा है, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, जिस तरह से सोए हुए फूलों। अब सोए हुए फूलों से मतलब क्या हो गया, यानी कि अब शाम का समय हो गया, शाम का समय हो गया तो फूल क्या होते हैं मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइक स्लीपिंग फ्लावर, जिस तरह से सोए हुए फूल, यानी कि अपने एक मुरझाई हुई अवस्था में जो आए हुए फूल हैं उनकी तरह जो हवा है वो अब अपने फ्लो को क्या कर देगी, अपने फ्लो को एक स्पीड जो थी उसको कम कर देगी, वो हवा मंद गति से प्रवाहित होने लगेगी। तो ये देखिए
3 लाइनें थी, 3 लाइनों में यार नेचुरल ब्यूटी का डिस्क्रिप्शन आपके सामने बिल्कुल खोल के रख दिया है, ठीक है। अब ये सारी तीनों लाइनों में जो सुंदरताएं दी हैं, सागर की सुंदरता चांदनी के साथ में, हवा के बहाव की सुंदरता जो कि अपना तेज स्वरूप लेते हुए है, वो हवा का बहाव जो कि धीरे धीरे मंद पड़ता हुआ है, मानो सोए हुए फूल अपने आप को एक मुरझाई हुई अवस्था में लिए हुए हों, ठीक उसी प्रकार से हवा भी अब कैसी है, हवा की गति फीकी पड़ती जा रही है। तो इस तरह की ये सुंदरता 3 लाइनों में जो नेचुरल डिस्क्रिप्शन दिया है उस सब की बात कर रहे हैं कि फॉर दिस ये 3 लाइनों में जो ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दिया है, फॉर दिस इस सब के लिए, यानी कि फॉर दैट ऑल कंप्लीट नेचुरल ब्यूटी, इस सारी की सारी नेचुरल ब्यूटी के लिए, फॉर एवरीथिंग, इन हर एक चीज के लिए जो कि हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है जो कि ब्यूटीफुल होते हैं, वी आर आउट ऑफ ट्यून। कवि ने निकाल के रख दिया, क्या दिया, इन सब चीजों के लिए जो भी आपको यहां सुंदरताएं दिखाई दे रही हैं, वी आर आउट ऑफ ट्यून। ट्यून, व्हाट इज ट्यून? व्हाट इज ट्यून? Tune is here for harmony. That is for harmony. अब हारमोनी क्या है भाई? क्वेश्चन पुटअप हो जाता है भैया कि हारमोनी, अब ये हारमोनी कहाँ से निकल के आ रही है? हारमोनी काय में होती है पता है आप लोगों को? हारमोनी इन म्यूजिक, संगीत सुंदर तब लगता है, मेलोडियस तब लगता है जब उसके अंदर हारमोनी हो, ठीक है, लयबद्धता हो। तो आउट ऑफ ट्यून, आउट ऑफ हारमोनी, आउट ऑफ लय, आई एम जस्ट सेइंग आउट ऑफ लय, लय इन तालमेल, संतुलन, बैलेंस। तो फॉर दिस, इन सब चीज़ों के लिए, फॉर एवरीथिंग, जितनी भी नेचुरल ब्यूटी है उन सब के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम सभी के सभी एक संतुलन से परे हैं, हम सभी के सभी एक हारमोनी से परे हैं, हम सभी के सभी अब क्या है, एक लय से बिल्कुल बाहर हैं, लय से परे हैं। यानी कि यहाँ किसी भी तरह से हम क्या है, नेचुरल ब्यूटी को नहीं देखते हैं, उसको प्रेस नहीं करते हैं। तो ये आपका स्टैंजा था जो कि आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, बट मैं फिर से एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ, रिवाइज किए दे रहा हूँ, ठीक है। पोइम की लाइन्स थी आपकी, दासी दासी दैट वेयर्स हर bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are upgathered now like sleeping flowers, for this, for everything, we are out of tune। दासी पर्सोनिफाइड है, समझा दिया मैंने। दैट वेयर्स, वो सी जो कि अपने उस सरफेस को वेयर्स एक्सपोज कर देता है, हर भूजम यानी अपने सरफेस को एक्सपोज करता है, किसके लिए? टू द मून, यानी मूनलाइट के लिए, जैसे कि मूनलाइट आकर के उस पर पड़े और वो काफ़ी सुंदर दिखाई दे। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, द विंड्स, एक हवा जो कि पहले मंद गति से प्रवाहित होती है, फिर धीरे धीरे वो तेज़ गति को प्राप्त कर लेगी, एक तूफान का रूप धारण कर लेगी। एंड आर अब गैदर नाउ, वो हवा अब धीरे धीरे बंद होते हुए है, अपनी मंद गति में आते हुए है, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से फूल खिलने के बाद मुरझा जाते हैं। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, वी आर आउट ऑफ ट्यून। हर एक इस चीज़ के लिए, हर एक इस नेचुरल ब्यूटी के लिए, हर एक नेचुरल ऑब्जेक्ट के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम सभी के सभी कैसे परे हैं? इस हारमोनी से परे हैं, इस संतुलन से हम बिल्कुल बाहर हैं। तो ये आपका एक स्टैंजा था। हाँ, तो ये अपना, सॉरी फ़ोन आ गया था, उसे अटेंड कर रहा था, लेकिन मैं तो कंटिन्यू कर ही रहा हूँ ना, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो ये था कि एंड आर अप गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, वी आर आउट ऑफ ट्यून। इस प्रकार की हर प्रकार की नेचुरल ब्यूटी के लिए, नेचुरल ऑब्जेक्ट के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम क्या है, आउट ऑफ ट्यून, यानी कि एक ट्यून से परे, एक हारमोनी से परे हो चुके हैं। यानी कि वी हैव नो टाइम टू प्रेज द ब्यूटी ऑफ नेचर, दैट्स वाई वी ऑल आर मैटरिस्टिक। कवि यहाँ एक कंप्लेन करते हुए है और एक ब्लेमिंग भी करते हुए है कि वी हैव नो टाइम टू प्रेज दिस ब्यूटी, वी हैव नो टाइम टू प्रेज द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, वी ऑल आर आउट ऑफ ट्यून, दैट्स वाई वी ऑल आर बिकमिंग एंड वी ऑल हैव बिकम मैटेरियलिस्टिक। हम सभी क्या बन चुके हैं? भौतिकवादी
हो चुके हैं। तो ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट था। नेक्स्ट आपके लिए मैं ले रहा हूँ आगे पोएम में हम देखते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि आगे की जो पंक्तियां हैं उसने 3-3 की फॉर्म में लिखी हैं। उसने फॉर्म जो है पोइट्री में उसने थोड़ा सनेट को चेंज करते हुए अगली नेक्स्ट 3 फिर अगली नेक्स्ट 3, ठीक है, लेकिन हम यहाँ 4 के साथ ही चलेंगे, ठीक है। तो अगली हैं इट मूव्स अस नॉट, इट मूव्स अस नॉट। हाँ, तो अगली पंक्ति हमारी इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड। क्या कहता है कभी, देखिए, इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, ठीक है। अब यहाँ उसने एड्रेस किया है, किसको एड्रेस किया है, गॉड को एड्रेस किया है। और फिर आगे देखिए, और एड्रेसिंग में क्या होता है, पहले तो यहाँ देखिए मैं फुल स्टॉप लगाऊं, इट मूव्स अस नॉट, पहला वाला आइडिया यहाँ खत्म हो रहा है। अब ग्रेट गॉड, जो पहले हमने जो 2 क्वाड्रेंट्स में जो बातें की है ना, जिन थॉट की, जिस आइडिया की, वो यहाँ फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। फुल स्टॉप आने के कारण से आइडिया यहाँ वो क्लोज होता है। अब वो क्या एड्रेस कर रहा है, एड्रेस के लिए हम एक्सक्लेमेशन को यूज़ लेते हैं। जब किसी नाम को एड्रेस किया जाता है तो हम एक्सक्लेमेशन को यूज़ लेते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है कि ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी, आई वुड रादर बी। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म है, आई के साथ एपोस्ट्रोफ डी, ठीक है। अब ये आपका हेड भी हो सकता है, ये आपका वुड भी हो सकता है। अब मैंने इसे वुड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ आपका क्या आ रहा है, रादर। हेड कब बोलता, जैसे यही लिखा मैंने, है ना, और यहाँ मैं लिखूँ कंप्लीटेड द टास्क, सपोज ये है, तो यहाँ एपोस्ट्रोफ डी के साथ मैं इसे हेड कब बोलूँगा, जब ये आपकी एक्शन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल में होगी। अब ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका हेड। अब देखना, यहाँ मैंने लिया कंप्लीट दिस टास्क, ठीक है। अब यहाँ आपकी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने के कारण से ये क्या होगा, वो आपका वुड, ठीक है। एपोस्ट्रोफ डी हेड भी होता है, वुड भी होता है। डिफरेंसेस, फर्स्ट फॉर्म आ जाए या रादर आ जाए तो ये वुड है। थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल आ रही है तब आपका वो क्या होगा, वो आपका हेड होगा, ठीक है। तो आई वुड रादर बी, यहाँ कभी कह रहा है इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी। फिर आ पैगन, यहाँ पैगन के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि वो वर्शिपर होते हैं नेचर के। आ पैगन सकल्ड इन अ क्रीड आउटबॉर्न, क्रीड आउटबॉर्न। यहाँ आपके लिए फ्रेज आपके लिए नई सी हैं कुछ, ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आउटबॉर्न सो माइट आई, पहले तो यहाँ कॉलन सेमी कॉलन साइन लगा लें, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हैं सो माइट आई, सो माइट आई, ठीक है। देखिए माइट पहले पोइट्री में इस तरह से इन्वर्जन चलता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन। सब्जेक्ट आपका पीछे आ जाता है और जो हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल है वो शुरुआत में आ जाते हैं। तो सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंटली, कॉमा स्टैंडिंग ऑन अ प्लीजेंटली, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट फॉर्म, मैंने कहा था फॉर्म उसने डिवाइड किए हैं। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 लाइनें हैं, ठीक है। इन तीनों लाइनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। बाकी की नेक्स्ट तीनों लाइनों को लेकर नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीट करेंगे इस पोएम की। बाकी का सेकंड क्वार्टर जो आपका कंप्लीट हुआ आप अपनी नोटबुक में लिखें। आपने बुक अगर ले ली हो तो अच्छी बात है, नहीं ली हो तो फिर भी मैं बोर्ड पे इसीलिए पोएम की लाइन जो है लिखे दे रहा हूँ। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन इसीलिए किए दे रहा हूँ। आप देखते रहें, सीखते रहें और जो ना आए वो पूछते रहें। टिल देन स्टूडेंट्स, जस्ट कीप योर वॉचिंग, कीप योर लर्निंग। बाय।